नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका इस मंच पे। जो है आज अपन करने वाले हैं एक और नए एक्सपेरिमेंट की चर्चा, जिसका नाम है तैयार वंशावली चार्ट की सहायता से आनुवंशिक विशेषताओं का अध्ययन करना। इनडायरेक्टली अपन इसे क्या कहते हैं? पेडिग्री एनालिसिस। क्या कहा जाता है इसे? पेडिग्री एनालिसिस। अब आप कहेंगे कि भाई पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है? तो पेडिग्री एनालिसिस ये होता है, कभी कभी आपने एग्जाम में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे। भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि भाई इस तरीके से कोई डायग्राम बना दिया है, फिर ये बना दिया है, इस तरीके से ऐसे डायग्राम्स बना दिए जाते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि ये जो दिया गया चित्र है इसके अंदर, यानी कि ये जो चित्र है किस चीज़ को शो कर रहा है, कि भाई इनके अंदर जो आने वाला कैरेक्टर है डोमिनेंट है या फिर रेसेसिव है। भाई ये चीज़ें पूछी जाती है तो इसको अपन कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। डोमिनेंट रेसेसिव का क्या मतलब है कि ये जो अपना ये वाला गोला है ये प्रदर्शित करता है एक फीमेल को, और ये जो है वर्ग ये प्रदर्शित करता है अपना एक मेल को। यानी कि नर और मादा के बीच में जो है अगर इस तरीके से लाइन खींच दे और उससे इस तरीके से 3-4 जो जनरेशन निकाल दे तो ये जो होती है वो क्या होती है? एक न्यू जनरेशन, नई पीढ़ी होती है। तो इन सब में आपस में क्या संबंध है, और जो ये पेरेंट्स है वो अपने बच्चों में कौन सा कैरेक्टर, किस बच्चे के अंदर वो कैरेक्टर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्या सभी बच्चों में जा रहा है? अगर सभी में जा रहा है और हर एक जनरेशन में जा रहा है तो यानी कि डोमिनेंट है। अगर हर एक बच्चे में नहीं जा रहा और हर एक जनरेशन के अंदर नहीं जा रहा यानी कि रेसेसिव है। तो इस तरीके से अगर इसकी स्टडी की जाती है तो इसको अपन कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। इससे पता लगाया जाता है कि जो कोई बीमारी है, मान लीजिए कोई बीमारी आपने देखी होगी कि पेरेंट्स से जो है बच्चों में आ जाती है, फिर बच्चों से उनके बच्चों में आ जाती है, तो इसी को ही अपन कहते हैं, इसकी पूरी स्टडी को ही अपन क्या कहते हैं? पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। तो उसी के बारे में जो है आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए आगे अपना उद्देश्य क्या है कि तैयार वंशावली चार्ट की सहायता से आनुवंशिक विशेषताओं जैसे कि जीभ को गोल करना। भाई रोलिंग ऑफ टंग, अगर जो लोग हैं, कोई भी बच्चा है या फिर उनके भी बच्चे हैं मान लीजिए, तो अगर वो अपनी टंग को रोल कर पाते हैं तो उनके अंदर ये कैरेक्टर कहाँ से आया? विडो पीक, जो अपने ये सर है, सर पे जो अपने बाल है, तो कई जो है आपने देखा होगा कि इस तरीके से वी शेप में जो है ये बाल आपको दिखेंगे। जब सारे बाल पीछे करते तो वी शेप यहाँ पे बना रहता है, उसको अपन कहते हैं विडो पीक। एक होता है वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या है कि जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वो कलर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि ये जो कलर रेड है या फिर ग्रीन है, तो उसको अपन कहते हैं वर्णांधता यानी कि वर्ण की अंधता। वो कलर को क्या नहीं कर पाता? आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। रुधिर वर्ग, तो जो नई जनरेशन आ रही है, नए बच्चे हो रहे हैं, उनके अंदर जो ब्लड ग्रुप है वो अपने पेरेंट्स से आया है, किस पेरेंट्स से आया है। तो इस तरीके से इन सभी चीज़ों का जो अपना अध्ययन है वो किसके अंदर करते हैं? इस पेडिग्री एनालिसिस के अंदर करते हैं। और विज्ञान की शाखा को अपन क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है भाई, तो जेनेटिक्स के अंदर अपन को ये जो फीचर्स हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं, इनकी स्टडी के लिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। अब भाई हर चीज़ को अपन ऐसे लिखे, मान लो कि इधर लिख दिया नर, ये लिख दिया मादा, मेल फीमेल, इस तरीके से लिखे, फिर उनकी संतति बनाए, तो इससे अच्छा इसको क्या किया जाता है? एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसी को अपन कहते हैं पेडिग्री। और उसका जब अपन पूरे का स्टडी करते हैं तो उसे अपन कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। देखिए अब आगे मूल संकल्पना। मनुष्य में वंशागत होने वाले, आप देखिएगा कि कई बार जो है आपसे जो है कहते होंगे कि आप अपनी मम्मी जैसे दिखते हैं, आपकी आंखें जो है आपकी मम्मी जैसी है, आपके बाल जो है आपके पापा जैसे हैं, आपकी जो नाक है वो आपके दादी जैसी है, कुछ ऐसे ऐसे कहते सुना होगा।
तो ये सब क्या है, यही क्या है, अपनी आनुवांशिकता है। यानी कि कुछ कैरेक्टर्स जो है वो अपन को किससे मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स है वो अपने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, और इसी को ही अपन क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। देखिए इधर, मनुष्य में वंशागत होने वाले लक्षणों या विशेषकों के अध्ययन को मानव आनुवांशिकी कहते हैं, ह्यूमन जेनेटिक्स। गाल्टन ने मानव आनुवांशिक विशेषकों के अध्ययन की 2 विधियां दी। कौन कौन सी 2 विधियां हैं? देखिए, कुटुंबों की वंशावली का अध्ययन। कुटुंब यानी कि जो एक फैमिली ट्री बन जाता है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से बनाया गया, ठीक है, ये मान लीजिए कि अगर इस तरीके से बना दे और फिर जो है इसकी शादी करवा दी मान लो किसी एक अलग पर्सन से, फिर जो है इन दोनों के बच्चे हुए, ये यहाँ से मैं रिमूव करती हूँ और ये यहाँ, अब इन दोनों के बच्चे हुए, मान लीजिए 2 बच्चे हो गए इनके, दोनों लड़कियां हो गई। तो अब इन सब जो अपने भाई इन पेरेंट्स से ये क्या हुए, ये एक जनरेशन आई, फिर इनकी क्या है शादी जो है एक पर्सन से हो गई, फिर उनके बच्चे हो गए, तो ये पूरा क्या हो जाता है, एक फैमिली ट्री हो जाता है। तो ये कुटुंबों की वंशावली का अपन क्या करते हैं, इसके अंदर अध्ययन करते हैं, ठीक है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, फैमिली ट्री। दूसरा क्या है, यमजो, यानी कि जो ट्विन्स होते हैं उनको बोलते हैं यमज। तो यमजों के अध्ययन द्वारा आनुवांशिक लक्षणों को पहचानना। आपने देखा होगा कि जो ट्विन्स होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं, तो उन सब की स्टडी जो है अपन किसके अंदर करते हैं, ये विज्ञान की एक शाखा जिसका नाम क्या है, आनुवांशिकी। और जब ये कैरेक्टर्स एक पेरेंट से जब अपने बच्चों में जाते हैं तो इसको अपन क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए, इन सब चीज़ों को अपन बिल्कुल डिटेल में थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो डिफ़िकल्ट सा हो जाता है, बहुत लेंदी सा प्रोसेस हो जाता है। तो इसके लिए इनको जो है एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। तो देखो, जो मेल है उसको इस तरीके से वर्ग से अपन डिनोट करते हैं। ये क्या है, एक मेल, क्या है, ये है अपना मेल। अब अगर इस तरीके से बना हुआ है एक वृत्त या एक गोला बना हुआ है तो ये क्या है, अपनी फीमेल, क्या है, ये अपनी फीमेल है। अब इन दोनों की मान लो शादी करा दी, ठीक है, तो इन दोनों की शादी जब कराएंगे तो ये जो मेल है और ये जो फीमेल है, इन दोनों के बीच में क्या कर देते हैं, लाइन खींच दी जाती है। तो इसका क्या मतलब होता है कि इन दोनों की क्या हो गई है भैया जी, शादी हो गई है, ठीक है। अगर मान लीजिए इनसे इस तरीके से और इस तरीके से मान लो कि नीचे जो है 2 ये लटका दिए, ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो है दोनों जिनकी शादी हुई है उनके क्या हो गए, 2 बच्चे हो गए, ठीक है, 1 और ये 2, तो ये दोनों क्या है, इनके बच्चे हैं। तो इस तरीके से कुछ जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से की जाती है। अब देखिए कि मान लीजिए कि ये जो मेल है इसको क्या है, कोई भी रोग है, डिजीज़ है, तो इस रोग या डिजीज़ या अफेक्टेड जो मैन है उसको मैं इस तरीके से पूरा भर दूँ तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो है क्या है, ये ग्रसित नर है, अफेक्टेड जो है मेल है, जो क्या करेगा, अपने कैरेक्टर्स को, अपनी जो डिजीज़ वाला जो कैरेक्टर है इसको क्या कर देगा, जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र करेगा। यानी कि डिजीज़ जो हो रही है वो किससे होगी, इस मेल से होगी, ठीक है। अब देखिए, अब ये फीमेल भी हो सकता है, तो इस फीमेल में अगर मैं इस तरीके से भर दूँ तो ये क्या, इसका मतलब क्या है कि ये जो फीमेल है वो क्या है, अफेक्टेड है। अब देखिए, आपको पता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो मान लीजिए कि अगर मैंने इस गोले को इस तरीके से आधा फिल किया, इस तरीके से अगर आधा फिल किया तो ये इसका मतलब क्या है कि ये कैसा है, हेटेरोजाइगस जो है मेल है, क्या है, हेटेरोजाइगस मेल है। अगर इस फीमेल को मैंने इस तरीके से आधा भरा तो इसका मतलब क्या है, ये जो फीमेल है वो कैसी है, हेटेरोजाइगस फीमेल है, ठीक है। आगे समझ में एक बार देख लीजिए इधर।
वृत्त से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक फीमेल को, वर्ग से मेल को। अगर इन दोनों के बीच में एक क्षैतिज लाइन है, इस तरीके से बना दी लाइन, तो यानी कि इन दोनों की शादी हो गई है। अब इनसे लटकी जो खड़ी लाइन है किसको दर्शाती है, संतति को। तो इस तरीके से अगर लटकी खड़ी लाइन है वो किसको दर्शाएगी, इसमें संतति को दर्शाती है। लक्षण युक्त नर व मादा को भरे हुए वर्ग व वृत्त से, अगर देखिए इस तरीके से जो है लक्षण युक्त यानी कि कोई भी डिजीज है, कोई भी कैरेक्टर पर्टिकुलर अपन ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है अगर इस तरीके से भर दिया तो यानी कि ये अफेक्टेड है, इसको भर दिया यानी कि जो फीमेल है वो अफेक्टेड है। आगे देखिए, विषम युग्मजी अवस्था को आधे भरे हुए यानी कि हेटेरोजाइगस से, और अगर ये जो वर्ग है वो आधा भरा हुआ है यानी कि हेटेरोजाइगस मेल है, और अगर वृत्त अपना भरा हुआ है तो वो क्या है, अपना हेटेरोजाइगस फीमेल है। ठीक है, और अगर मान लो कि कोई मर जाता है, कोई व्यक्ति जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको इस तरीके से क्रॉस से जो क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि बहुत क्लोज रिश्तेदार है कोई, उन दोनों की आपस में शादी हो गई। तो जब एक क्लोज रिश्तेदारों में शादी हो जाती है तो उसको किससे व्यक्त किया जाता है, अभी अपन ने शादी को एक सिंगल लाइन से व्यक्त किया था, नहीं किया था, किया था भाई। तो अगर क्लोजली रिलेटेड जो पर्सन है उनमें शादी हो जाती है तो इसको रिलेशन को अपन ऐसे डबल लाइन से जो है व्यक्त करते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे देखिए। लिस्ट ऑफ ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव एंड डोमिनेंट कैरेक्टर। अब आप कहेंगे कि डोमिनेंट क्या है, रेसेसिव क्या है। तो डोमिनेंट आपने सुना होगा कि घर का जो बड़ा बच्चा होता है डोमिनेंट होता है, अपनी चलाता है, यानी कि जो प्रभावी होता है वो कैसे डोमिनेंट है, यानी कि उसकी बात घर में सुनी जाती है। छोटे बच्चे जो है उनको अक्सर बचपने में ले लेते हैं अपन, तो यानी कि उसकी बातें क्या है, डोमिनेंट है, सभी के ऊपर प्रभावी है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं जो प्रभावी होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। कि भाई मान लीजिए कि अपने जो आँखों का कलर है वो काला होता है मोस्टली लोगों का, तो सारी जो भाई अपने लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स है, बहुत सारे नंबर्स में सबसे ज़्यादा कलर कौन सा होता है आँखों का, काला। ठीक है, एक्सेप्शनली किसी का ब्लू कलर भी होता है आँखों का जो है, या फिर ब्राउन होता है, ग्रे होता है, तो वो बहुत ज़्यादा नंबर में नहीं होता, कम नंबर में होता है एज कम्पेयर टू ब्लैक आई कलर के। तो जो ब्लैक आई कलर है वो क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, प्रभावी हो गया, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों में पाया जा रहा है यानी कि वो प्रभावी हो गया। तो कम लोगों में जो पाया जा रहा है उसको अपन कहते हैं अप्रभावी यानी कि रेसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, आ गए डोमिनेंट और रेसेसिव में डिफरेंस। आप देखिए अब होते हैं ऑटोसोमल कैरेक्टर्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, अपन मानवों के अंदर 46 गुणसूत्र जो है वो पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब ये पेयर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 23 पेयर। कितने हैं, 23 पेयर्स। अब देखिए जिसमें से क्या होता है कि जो 44 गुणसूत्र हैं, 44 गुणसूत्र हैं एक मेल में और फीमेल में, तो दोनों में ही क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, इन 44 गुणसूत्रों को अपन कहते हैं ऑटोसोम क्रोमोसोम। क्या कहा जाता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहा जाता है, अलैंगिक गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, 44 बचे दो 46 में से। अब देखिए जो दो होते हैं तो जो फीमेल है उसके अंदर क्या होते हैं, 44 प्लस XX होते हैं। तो ये क्या है, अपने लैंगिक गुणसूत्र है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम है। क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमोसोम है वो डिसाइड करते हैं कि जो बनने वाला जो बच्चा है वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा।
अब इसमें जो है मेल के अंदर क्या होता है 44 प्लस XY, जो ये Y क्रोमोसोम होता है ये मेक श्योर करता है कि जो बेबी है वो क्या बनेगा, जो बच्चा है वो क्या बनेगा, एक मेल बनेगा। ठीक है, तो ये XY और ये XX ये क्या है, अपने सेक्स क्रोमोसोम है, लैंगिक गुणसूत्र है। और ये जो 44 और 44 है क्रोमोसोम्स वो क्या है, अलैंगिक गुणसूत्र है, यानी कि अपने ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। तो ये जो डिजीज है या फिर ये जो कैरेक्टर है, अपन कह सकते हैं इनको ये जो कैरेक्टर्स है, डिजीज नहीं, इनको अपन कह सकते हैं कैरेक्टर या विशेषताएं। ये जो कैरेक्टर्स हैं ये कैसे कैरेक्टर्स है, ऑटोसोमल कैरेक्टर्स, यानी कि ये जो लगे रहेंगे, मतलब इनके जो जीन है, अपन के जो विशेषताएं हैं उनको कैरी कौन करता है, जीन करते हैं। तो इनके जो जीन है वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, इन 44 जो क्रोमोसोम्स है, ऑटोसोम क्रोमोसोम्स, उनके ऊपर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, देखिए इधर आगे चलते हैं अपन। ये देखिए उधर आपने लिखे हुए हैं डोमिनेंट कैरेक्टर्स और इधर की साइड आपने लिखे हुए हैं रेसेसिव कैरेक्टर्स। अब देखिए डोमिनेंट कैरेक्टर में क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल स्किन कलर जो सबका होता है। ठीक है, अब रेसेसिव में यानी कि ये जो है नॉर्मल स्किन कलर वो क्या है, प्रभावी है। अब एल्बिनिज्म में क्या होता है कि जो भाई बॉडी के ऊपर आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत ज़्यादा गोरे हो जाते हैं, वो गोरे नहीं होते हैं, उनमें मेलानिन जो होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो इतने गोरे दिखते हैं। तो एल्बिनिज्म कहा जाता है ऐसी स्टेज को, ऐसी चीज़ को जब बॉडी का जो कलर है वो एकदम वाइट सा पड़ जाता है, नॉर्मल स्किन कलर जैसे अपना है, लेकिन अगर बिल्कुल सफ़ेदा हो जाए आदमी तो उसको अपन कहते हैं एल्बिनिज्म। तो ऐसी केस में क्या होता है कि जो मेलानिन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा देखिए फ्री ईयर लोब, जैसे अपना ये जो ईयर लोब है आपने देखा होगा कि ये जो कान है इससे थोड़ा सा डिटैच है, ये गैप है, तो ये कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट है, प्रभावी है। मोस्टली लोगों में ऐसे होता है, लेकिन कई लोगों में क्या होता है कि ये जो ईयर लोब है जहाँ पे बालियाँ पहनते हैं इसको अपन कहते हैं ईयर लोब। तो ये जो ईयर लोब है ये इस तरीके से यहाँ पे जुड़ा रहता है। तो ये कैसा कैरेक्टर हो गया, रेसेसिव कैरेक्टर हो गया। अब देखिए डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है अपना, टंग रोलिंग, और जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो क्या हो गया, नो टंग रोलिंग। ठीक है, स्ट्रेट थंब, अब देखिए ये जो है स्ट्रेट थंब ये तो क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना डोमिनेंट कैरेक्टर। और ये जो हिच हाइक्स थंब आपने देखा होगा कि अपन जो अपना ये थंब है इसको इस तरीके से पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि भाई मैं तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स वाले में ही आती हूँ, लेकिन जो हिच हाइक थंब होता है उसमें जो पर्सन है वो अपने अंगूठे को इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से इस पे क्या कर लेगा, 90 डिग्री का एंगल बना लेता है, इस तरीके से मोड़ सकता है, उसको अपन कहते हैं हिच हाइक थम्स। तो ये कैरेक्टर कैसा है अपना, रेसेसिव कैरेक्टर है। अब देखिए ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप, तो ये कैसा है, डोमिनेंट है, और ओ ब्लड ग्रुप क्या है अपना, रेसेसिव है। अब आपको पता है कि जो RH फैक्टर है वो भी प्रेजेंट होता है कि भाई AB प्लस है, AB माइनस है, तो जो प्लस है यानी कि RH प्लस जो है पॉजिटिव जो है वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, विडोज पीक हेयर, मैंने आपको बताया कि भाई इस तरीके से वी शेप जो बना रहता है उसको अपन कहते हैं विडोज पीक हेयर। तो वो कैसा कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और स्ट्रेट हेयर लाइन जिनकी होती है वो कैसा है, वो है अपना रेसेसिव कैरेक्टर। तो जब इस तरीके के जो कैरेक्टर हैं वो किस पे लगे रहते हैं, ऑटोसोम क्रोमोसोम्स पे लगे रहते हैं, जिनका नंबर कितना है, 44। अब बचे दो, ठीक है, XX और XY। तो अगर कोई कैरेक्टर्स की जो जीन है उन पर लगे हुए हैं तो वो कैसे क्रोमोसोम से, अपने सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम, अब वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रेसेसिव भी हो सकते हैं। तो देखिए आगे, लिस्ट ऑफ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव एंड डोमिनेंट कैरेक्टर्स। तो अपने सेक्स क्रोमोसोम्स कितने हैं, XX यानी कि 2 हैं, या तो XX है या फिर XY है। तो ये तो किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर होता है,
और ये किसके अंदर होते हैं, मेल के अंदर होते हैं। ठीक है, देखिए डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है इसमें, कलर ब्लाइंडनेस और नॉर्मल, यानी कि अगर किसी पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस है, वो कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा कि ये जो कलर है वो रेड है या ग्रीन है, तो यानी कि उसको क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, वर्णांधता है। और ये जो कलर ब्लाइंडनेस होती है इसका कैरियर कौन होती है, फीमेल होती है। कौन, फीमेल जो है इसका कैरियर होती है। तो ये जो फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर इसके जीन जो है वो लगे रहते हैं, वो क्या है, नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल लोग तो भाई डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आराम से कि ये जो है ग्रीन कलर है, जो है दूसरा रेड कलर है, लेकिन जो इससे अफेक्टेड पर्सन होते हैं उसमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कलर्स में। ठीक है, दूसरा देखिए हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है कि ये कोई एक पर्टिकुलर जीन होता है जिसकी कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, कि भाई जब एक बार कट लग जाता है तो ब्लड जो है वो कॉन्टिन्यूस बहता रहता है, यानी कि रुधिर का थक्का जो है नहीं बनता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, चोट लगने पर ब्लड जो है कंटिन्यू बहता रहता है। तो ये कैसा कैरेक्टर हुआ, रेसेसिव, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आपकी चोट लग जाती है तो थोड़ी देर बाद ही अपने आप ही वहाँ पे क्लॉट बनने लग जाता है, जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है। तो ये कैसा कैरेक्टर है, नॉर्मल। लेकिन रेसेसिव कैरेक्टर क्या हो गया, हीमोफीलिया, जिसमें रुधिर का थक्का जो है वो नहीं बनता। अब देखिए डायबिटीज़, भाई जो नॉर्मल लोग हैं वो उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर क्या हो गया कि डायबिटीज़ नहीं होती, लेकिन कई लोगों में जो है डायबिटीज़ हो जाती है, और ये कैसा कैरेक्टर हो गया, रेसेसिव कैरेक्टर्स हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, सारे सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स है कि भाई ये किस पर लगे रहेंगे, अपने जो सेक्स क्रोमोसोम है उनके ऊपर ये जो जीन्स है इनके वो लगे रहते हैं, और नेक्स्ट जनरेशन में क्या होते हैं, पास ऑन होते हैं। अब देखिए आगे, इस तरीके से अपन जो है सारी चीज़ों को डिनोट करते हैं एक पेडिग्री एनालिसिस में, कि अगर मान लीजिए कि आपको एक वंशावली चार्ट दे दिया जाए, एक पेडिग्री दे दी जाए, तो उसमें आप जो है उसको पता कर पाएंगे कि भाई ये क्या बना हुआ है, इसमें कौन सा कैरेक्टर जो है किससे पास ऑन हो रहा है, कौन इसको नेक्स्ट जनरेशन को दे रहा है, ये सारी चीज़ें। तो देखिए इधर मेल को एक वर्ग से, फीमेल को एक वृत्त से। अगर मान लीजिए कि जो बच्चा हुआ है पैदा, जो भी ऑफस्प्रिंग आया है, उसका सेक्स अपन को डिटरमाइन नहीं है कि भाई ये मेल है कि फीमेल है, तो उसको इस तरीके से जो है डिनोट किया जाता है। फिर देखिए इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ जिससे आपको आसानी से दिख जाए। अब देखिए एक मेल और फीमेल की शादी करा दी, उन दोनों के बीच में एक लाइन है, यानी कि उन दोनों के बीच में हो गई मीटिंग। अगर बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड जो रिलेटिव्स हैं उनके बीच में शादी करा दी, तो उनको इस तरीके से दो लाइन से जो है इनके बीच में खींची जाती है। डिजीज्ड ऑफ स्प्रिंग्स को जो है अपन इस तरीके से जो है डिनोट करते हैं, या फिर जो है इस तरीके से पूरे जो वर्ग और वृत्त है उनको भर देते हैं। तो ये क्या है, अफेक्टेड चिल्ड्रन है जिनमें जो है डिजीज़ अपने पेरेंट्स से आई है। इसके बाद देखिए इस तरीके से अगर इन दोनों की शादी हो गई तो ये क्या है, ये इनके बच्चे हैं, और इस ऑर्डर में ये बच्चे पैदा हुए हैं कि एक नंबर पे पहले लड़का हुआ है, दूसरे नंबर पे क्या हुई है, लड़की हुई है, और तीसरे नंबर पे क्या हुआ है, फिर से एक लड़का पैदा हुआ है। और ये कंडीशन जिसमें आधा वर्ग और आधा वृत्त भरा हुआ है, तो ये कंडीशन क्या होती है, हेटेरोजाइगोट, यानी कि हेटेरोजाइगस ये जो है कंडीशन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगर जो है इस तरीके से बना हुआ है, यानी कि कैरियर ऑफ एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट्स, जो फीमेल है अगर वो कोई कैरेक्टर को लेके जा रही है तो उसको अपन इस तरीके से डिनोट करते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस को जो एक दूसरे के समान है, तो आइडेंटिकल ट्विंस को अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस जो एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं, एक दूसरे की बिल्कुल फोटोकॉपी नहीं है,
तो उनको जो है अपन इस तरीके से जो है डिनोट करते हैं। और इस तरीके से पूरी जो चीज़ें हैं, पूरी जो कैरेक्टर्स है, उनको दर्शाया जाता है एक वंशावली के अंदर, वंशावली चार्ट के अंदर। और उसकी अगर अपन स्टडी करते हैं, उसमें पता लगाते हैं कि कौन सा कैरेक्टर किससे किस बच्चे में किस ऑफ स्प्रिंग में पास ऑन हो रहा है, इसको अपन कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, तो अगर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस बन जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाए पेडिग्री एनालिसिस के बारे में, तो आराम से अपन इसको लिख सकते हैं। चलिए बढ़िया, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।